नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो अभी देख लेते हो कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर जिसके बारे में आज चर्चा आपके साथ जरूर करूंगा। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है जियो फाइनेंस। देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि सर जियो फाइनेंस के ऊपर एक जरूर वीडियो बना के दीजिएगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट आया वो एक बार जरूर यहाँ पे जरूर आप वीडियो बनाकर शेयर करिएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं इस रिजल्ट के उससे पहले मैं 2 पॉइंट्स आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। अभी देखिए जियो फाइनेंस का बिजनेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इसका कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो फाइनेंस इंडस्ट्रीज में इसका जो काम होने वाला है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज कंपनी तो है। तो कंपनी क्या क्या काम करने वाला है, कंपनी बहुत सारे काम करने वाले। कंपनी एएमसी का बिजनेस करेंगे, साथ ही साथ बजाज फाइनेंस जैसे एनबीएफसी के काम करते हैं उसके ऊपर भी काम करने वाला है। कंपनी एसेट मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करेंगे। उसके साथ साथ कंपनी एक अलग अलग कैटेगरीज के बिजनेस यहाँ पे सोच कर रखा है। 4 टाइप्स का अलग अलग बिजनेस के ऊपर कंपनी एंटर होने वाला है। तो अभी तक फाइनली कंपनी का बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से होगा और किस तरीके से हुआ है वो सबसे पहले बता दूं। अब मुझे बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट्स करते हैं कि सर कंपनी का पी रेशियो आपने शायद नहीं देखे, तो पी रेशियो देखकर इस कंपनी से दूर रहना चाहिए। हाँ, आपके बात सही भी है, मगर यहाँ पे पी रेशियो में कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि बिजनेस जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक इस कंपनी का पी रेशियो आपको हाई दिखेगा, वैल्यूएशन आपको हाई दिखेगा। क्योंकि वैल्यूएशन तो हाई दिखेगा क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप इतना है और कंपनी का बिजनेस ही नहीं हो रहा है, तो इसका पी रेशियो दिखेगा तो ज्यादा। जब अब मार्केट कैप इतना होगा उसका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा, जब बिजनेस में सारे पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तब इसका पी रेशियो आपको सस्ते में दिख जाएगा। तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब इससे सस्ता कंपनी आपको नहीं मिलेगा। बुक वैल्यू के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है, इतनी बड़ी कंपनी आपको इतने सस्ते दामों में मिल रहा है। और रही बात कंपनी के एनुअल इनकम का, तो कंपनी 31 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया साल भर में। और कंपनी जीरो डेट कंपनी है और कंपनी के जो मेन पॉइंट्स है वो चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ध्यान से देखना कंपनी के सेल्स कितना हुआ। पिछली बार था 414 करोड़ के आसपास, इस बार बढ़ के हो चुके 608 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस भी कंपनी के हुआ 66 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार था 38 करोड़ के आसपास। कंपनी सब कुछ टैक्सेशन सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 332 करोड़ के आसपास हुआ था और 668 के आसपास कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला, मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अभी क्वेश्चन में क्या आएगा, सर प्रॉफिट इतना अच्छा होने के बाद भी शेयर में इतना बिग क्रैश क्यों देखने को मिला। अगर मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो देखिए जिस दिन रिजल्ट आया था वो रिजल्ट आया था 16 तारीख को, और 16 तारीख के बाद 17 तारीख को कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला। ध्यान से इस चीज को देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो कैंडल बना था वो कैंडल हायर साइड में ओपन हुआ, गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद करेक्शन हुआ। इसका मतलब यहाँ पे रिजल्ट अच्छा होने के कारण कंपनी के शेयर में एक जंप देखने को मिला था और बहुत सारे लोगों को तब माल बेचना था क्योंकि कंपनी का भी बिजनेस नहीं है तो फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, तो इस बात को सोचकर वो माल बेचना स्टार्ट किया और शेयर में करेक्शन भी देखने को मिला। तो मुझे लगता है कंपनी के जो लोअर लेवल है इस लोअर लेवल तक इजीली वो डाउन साइड में जाएगा, तो उसके बाद कुछ मोमेंटम शायद आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं जियो फाइनेंस के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ एज ए लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे नहीं कि मैं आज खरीदारी करके रखा हूँ, मैं कल ही बेच दूंगा, परसों बेच दूंगा, 1 साल के बाद बेच दूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मैं निवेश करके रखा हूँ और जब इसका पैटर्न कंप्लीट होंगे, कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ है। यहाँ पे क्या बना, एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना। इस पैटर्न को अगर ब्रेकआउट करे और यहाँ पे फिर से एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो इस पैटर्न को अगर कंप्लीट करे तो मैं जरूर एक कुछ एंटी जरूर लूंगा एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईएस डीआईएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो मैं पहले से ही तो एंट्री ले चुका हूँ, जब करेक्शन होंगे और भी मैं क्वांटिटी ऐड करता जाऊंगा, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है। 1 लाख करोड़ से ऊपर इसका मार्केट कैप है। दूसरी बात इंडिया के सबसे बड़े ग्रुप रिलायंस ग्रुप के कंपनी है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है ना वो अलग लेवल का है, 66,900 करोड़ के आसपास। और इंडिया में जितने सारे
मतलब पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी है उनमें से सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है बर्जर पेंट, क्योंकि एशियन पेंट को तो टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा। एशियन पेंट का मार्केट कैप आप देखेंगे तो आप चौंक जाओगे, करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास है, इतना बड़ा कंपनी है। फिर भी नेक्स्ट जो लोग पसंद करता है बर्जर पेंट के ऊपर, तो बर्जर पेंट का जो बिजनेस है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस सारे पेंट्स इंडस्ट्रीज के ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि पेंट का डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है और फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि आप लोग हमेशा यही सोच रहे हैं कि घर में ही पेंट किया जाता है, ऐसे नहीं। अब जिस हर जगह पे देखेंगे जो आपको कलर दिख रहा है वो किसी न किसी पेंट से ही बनाया गया है, मतलब वो पेंट से ही है। जैसे आप कार देखेंगे, ट्रेन वगैरह, लॉजिस्टिक वगैरह, हर कोई गाड़ियां देखेंगे तो उसमें आपको पेंट इंडस्ट्रीज के ही पेंट यूज किया गया है। तो पेंट का जो डिमांड है वो हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। और इम्पोर्टेंस पॉइंट यही है, जो बर्जर पेंट है इसका जो फाइनेंशियल डेटा है वो बहुत स्ट्रांग है, कंपनी का कर्जा कम है और इनकम अच्छा खासा है। और कंपनी का 2 पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा, आरओसी 3 साल में भी बेस्ट है, इबिटा मार्जिन भी ठीक ठाक है, और क्विक रेशियो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वीकनेस लगा, क्योंकि क्विक रेशियो ज्यादा होना चाहिए था। तो रेशियो यहाँ पे 2% के ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है। अभी कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनली अभी तक रिजल्ट क्वार्टरली सितंबर का नहीं आया, तो कब रिजल्ट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी का रिजल्ट देख लीजिए। कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को अलग लेवल में यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, अलग लेवल का कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, और सेल्स भी बढ़ा, उसके साथ साथ एक्सपेंस भी कंपनी के मेंटेन हुए, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हुए। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले। कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट जो है 15 करोड़ से 140 करोड़, उसके बाद 250 करोड़ और 355 करोड़। तो कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसलिए कंपनी एवरेजली आपको रिटर्न जो दिया, एवरेज रिटर्न आपको 20% के आसपास दिया। हाँ, लास्ट कुछ 3 इयर्स और 1 इयर्स में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, क्योंकि एक रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो रिसेशन स्टार्ट हुए थे उसके चलते पेन इंडस्ट्रीज का डिमांड कम हो गया, क्योंकि रॉ मटेरियल्स का प्राइस भी बढ़ गए थे। उसके चलते है पेन इंडस्ट्रीज के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिला था, और जिसके चलते कंपनी का जो रिटर्न का रेशियोज है वो कम हो गए थे। तो इसमें आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, और इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी एक भी शेयर नहीं बेचा। एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको होल्डिंग्स कंटिन्यू दिखेगा। अभी रही बात इस कंपनी के ऊपर, आप देखेंगे लास्ट कुछ दिनों से डिलीवरी के डेटा दिखा दूं तो देखिए कंटिन्यूसली डिलीवरी रिपोर्ट एक कंटिन्यूसली बाइंग के मोमेंटम में देखने को मिला। 2000 मतलब 23 के 25 सितंबर में डेटा देखेंगे तो बीएससी एनएससी को मिलाकर टोटल 5 मिलियंस का टोटल वॉल्यूम हुआ था, और आज कितना, आज टोटल 8 मिलियन के आसपास वॉल्यूम हुआ। तो इसका मतलब है कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यही चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए, सर आपने जो पैटर्न्स यूज करके काम किए हैं वो पैटर्न्स आपका तो फेल हो गया। देखिए आपको कहाँ से लगा फेल हो गया? हाँ, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद टारगेट होने से पहले ही, कुछ टारगेट होना बाकी था, थोड़ा टाइम से पहले ही क्रैश हो चुके हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिव न्यूज आया था और पेंट की इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो इसीलिए करेक्शन हुआ। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कोई करेक्शन है? मुझे तो करेक्शन नहीं लग रहा है, मुझे लगता है बड़े बड़े ऑपरेटर इसको नीचे लेके आए, क्योंकि जो लोगों को माल ज्यादा खरीदना था उसको तो माल नहीं मिला था, इसलिए वो नीचे लेके आए, फिर से यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे, उसके बाद ऊपर लेके जाएगा। देखिए यही सिचुएशन होता है, यही रूल्स होता है। तो देखिए अगर मुझे एंट्री लेवल से टारगेट मिले तो 25% के आसपास टारगेट मिल सकते हैं, जो टारगेट बनेगा 740 के आसपास। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसके बाद नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सॉरी मैं एक चीज भूल गया, बर्जर पेंट का आपको मैं मतलब रिजल्ट के बारे में बात करूं तो 9 नवंबर में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक ने तो अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किए और बाकी बैंक का रिजल्ट भी धीरे धीरे करके आ रहा है। तो मुझे लगता है उज्जीवन बैंक जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है और इस बार भी वो अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश करेंगे, क्योंकि पिछली बार का जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो अलग लेवल का रिजल्ट था। सेल्स हाईएस्टली सेल्स देखने को मिलेगा करीबन करीबन 1200 करोड़ के आसपास, और कंपनी का जून का जो डेटा था पिछले सालों का 900 करोड़ के आसपास सेल था। तो कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किए, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए, उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया वो आप देखेंगे सारे टैक्स को पेमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट अलग लेवल में दिखा। तो जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था वो प्रॉफिट में आया। उसके बाद इस बार 324 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए, जो पिछली बार से 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। तो
एक चीज आप याद रखना, जब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जाता है तब उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी आपको ये दिखा रहा है कि मैं जो बिजनेस इतने दिनों तक कर रहा था उस बिजनेस को मॉडल्स को चेंज किया हूँ और इसीलिए आज प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। देखिए, अगर आपका दुकान में बहुत शानदार सेल हो रहा था, अचानक सेल्स डाउन हो गया, तो अचानक सेल्स डाउन होने के कारण आप तो चिंता में पड़ जाएंगे कि इतना सेल्स हो रहा था अचानक क्या हो गया। तो आपको स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा, सेल्स का स्ट्रैटेजीज चेंज करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट चेंज करना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल्स को चेंज करना पड़ेगा। तो जब से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत बार कमेंट्स करके ये भी बताया था कि मैं स्ट्रैटेजीज को अलग लेवल में लेके जाऊंगा और बिजनेस को अलग लेवल के करके दिखाऊंगा। तो ऑब्वियसली उन्होंने जिस तरीके से कमेंट्स किए थे उसी का नजरिया आज देखने को मिला। और एनपीओ देखिए, जो एक टाइम 2-2.5% 3% के आसपास देखने को मिला था, आज वो एनपीओ एकदम जीरो के आसपास लेके आए। इसका मतलब यही कंपनी को सबसे ज्यादा ग्रोथ दिया, क्योंकि एनपी ज्यादा हो गया तो कंपनी का बिजनेस कहाँ से टिक पाएंगे। अभी एनपी का मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि बहुत सारे नया दोस्त भी चैनल के ऊपर जुड़ चुके हैं जिसके बारे में जिसके बारे में बात करूं तो एनपीओ के बारे में पता नहीं है। तो एनपीओ क्या होता है? एनपीओ का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी एसेट के बारे में बात करूं तो बैंकिंग के पास जो डिपॉजिट जमा होते हैं, हम लोग जो बैंकिंग के पास सेविंग अकाउंट में करंट अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, वो बैंकिंग के लिए एक एसेट है। और एसेट दो तरीके होते हैं, एक मतलब करंट एसेट होते हैं, एक फिक्स एसेट होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। अभी एनपी जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या है? देखिए, बैंक ने क्या किया, दूसरों को लोन दिया, तो जो लोन दिया वो लोन्स उसको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, वापस मिलेगा। तो यही बैंक के लिए एक एसेट था। अगर मान के चलिए वो लोन्स बहुत सारे कस्टमर दे नहीं पाए तो बैंक के लिए वो एसेट एनपीए बन जाते हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, जो बैंकिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर मान के चलिए बैंक 1 करोड़ लोन दिया है पूरा का पूरा कस्टमर को, बहुत सारे कस्टमर को, उनमें से इस साल मान के चलिए 85 लाख के आसपास लोन उठा पाए, बाकी लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं, बाकी लोन वापस नहीं आएगा। तो सोचिए बैंक का हालत कहाँ से कहाँ हो जाएगा, कि किस तरीके से बैंक के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो इसी कारण के वजह से आज उज्जीवन बैंक खड़ा हो पाएंगे, मतलब अच्छा खासा खड़ा हो पाए, क्योंकि उसका एनपीए बहुत कम हो चुके हैं। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा कि अलग लेवल का यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना है। जब से रिजल्ट अच्छा हुआ था तब से लेकर मैंने आपको मेंशन किया कि कंपनी ने अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस कर रहा है, और उस परफॉर्मेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट भी किए, क्योंकि एक डबल शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद शोल्डर भी क्रिएट हुआ और उसको ब्रेकआउट भी किए। फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे किया और टारगेट यहाँ तक था, और एक बड़ा सा टारगेट था करीबन 58% के आसपास। वो टारगेट इजीली 6 मंथ के अंदर अंदर अचीव भी कर चुके हैं, सिर्फ 6 मंथ नहीं 2 मंथ के अंदर अंदर अचीव कर चुके हैं। तो मेरी इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश फील है, तो इसलिए मैंने कुछ क्वांटिटी एज ए लॉन्ग टर्म के लिए भी उठा चुका हूँ, और शॉर्ट टर्म में जब जब ट्रेड बना तो मैं ट्रेड आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो फाइनली जो लास्ट कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं जिसका नाम है शशिजीत इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो शशिजीत इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एक साल के अंदर अंदर 17 रुपीज का शेयर 40 रुपीज तक जर्नी किया, और इसीलिए बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी कर दिया। वो क्या है? कंपनी यहाँ पे देखिए स्प्लिट और बोनस एक साथ, सॉरी, कंपनी बोनस एक बार दे चुके थे 2018 में, कंपनी अभी स्प्लिट देने वाले हैं। हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलेगा। आप कहेंगे सर एक शेयर के बदले 5 शेयर कैसे मिलेगा? देखिए, कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया था, अभी 2 रुपया बनने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज के अपडेट। वीडियो में अगर कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।